सुंदरपुर नाम का एक छोटा सा गांव जो अपनी हरियाली और खेती के लिए बहुत मशहूर है। इस गांव में गजेंद्र नाम का एक नौजवान रहता है। वो पेशे से एक किसान है और गांव के किनारे उसका बहुत ही खूबसूरत और हरा भरा केले का बागान है। गजेंद्र को अपनी खेती और खाना बनाने से जान से भी ज्यादा प्यार है। उसके केले के बागान के बीचों बीच 4 बहुत पुराने और विशाल पेड़ हैं। हैरानी की बात यह है कि इन चारों पेड़ों के तनों में बड़े बड़े प्राकृतिक छेद हैं, जैसे गुफा हो। गजेंद्र को खाना बनाने का शौक है। इसी शौक के चलते उसने अपने केले के बागान में उन चारों पेड़ों के बीच में अपना एक छोटा सा ढाबा खोल लिया है। उसने उन पेड़ों के तनों के खोखले हिस्सों के अंदर ग्राहकों के बैठने के लिए टेबल और कुर्सियां लगा दी हैं। यही उसका मशहूर टी ट्री ढाबा है। गजेंद्र नीचे जमीन पर मिट्टी का चूल्हा जलाकर बेहतरीन देसी नॉनवेज बना रहा है। ग्राहक उन चारों पेड़ों के खोखले हिस्सों में लगी कुर्सियों में बैठकर ठंडी हवा में झूलते केले के पत्तों को देखते हुए मजे से खाना खा रहे हैं। इन खास जगहों को गजेंद्र वीआईपी सीट्स कहता है। इस कहानी में गजेंद्र के 2 खास दोस्त हैं। लल्लन, जो हमेशा बड़ी बड़ी हाँकता है लेकिन महा आलसी है, और प्रेमवती, लल्लन की पत्नी, जो बहुत फुर्तीली और मुंहफट है। गांव के मुखिया दीनानाथ जी स्वभाव के बहुत सख्त हैं, लेकिन गजेंद्र के हाथ के खाने के बहुत बड़े दीवाने हैं। सुबह का समय, बागान में ठंडी हवा चल रही है। गजेंद्र जमीन पर बैठा मिट्टी के चूल्हे पर मटन भून रहा है। देसी मसालों की खुशबू पूरे केले के बागान में फैल रही है। लल्लन आंखें बंद किए लंबी लंबी सांसें लेते हुए वहां आता है। आहा गजेंद्र भाई, चारों तरफ ये हरे भरे केले के पत्ते और बीच में तुम्हारे मसालों की ये जानलेवा खुशबू सीधे मेरे दिल पर तीर की तरह लगी है। मैं तो गहरी नींद में था, इस खुशबू ने मुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ खींच लिया। क्या बन रहा है आज स्पेशल? मटन करी बन रही है ललन बाबू। एकदम असली देसी मसाला कूटा है आज। बैठो, अभी गर्मा गर्म चावल के साथ परोसता हूँ। वो दूसरे पेड़ के छेद में जो टेबल लगी है वो खाली है, जाकर वहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। अरे भाई, उस पेड़ के छेद में कुर्सी डालकर खाने से मटन का स्वाद कोई अमृत जैसा थोड़ी हो जाएगा। और वैसे भी वो पेड़ पर चढ़कर उस छेद के अंदर बैठना मेरे बस का रोग नहीं है। अगर गलती से मेरा पैर फिसल गया तो मैं नीचे किसी गद्दे पर नहीं गिरूंगा, सीधा तुम्हारी उबलती हुई मटन की हांडी में जाकर गिरूंगा। मुझे तो ये नीचे जमीन पर बिछी चटाई ही ठीक है। तभी प्रेमवती वहाँ गुस्से में बड़बड़ाते हुए आती है। ओहो, तो नवाब साहब यहाँ अकेले बैठ के पत्तों के बीच मुफ्त की खुशबू सूंघ रहे हैं। घर में एक बाल्टी पानी भरने को कह दो तो इनकी जान निकल जाती है, लेकिन कहीं से खाने की खुशबू आ जाए तो गली के कुत्तों की तरह पूंछ हिलाते हुए दौड़ पड़ते हैं। अरे भाभी, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? लल्लन भैया तो बस ऐसे ही आ गए थे। तुम चुप रहो गजेंद्र, तुमने इसे बिगाड़कर सर पर चढ़ा रखा है। रोज इस बागान में आना, उन चारों पेड़ों में से किसी एक छेद में लगी कुर्सी में घुसकर बैठ जाना और ऐसे हुक्म चलाना जैसे इस ढाबे का मालिक यही है। बस यही काम रह गया इसका। अरे ओ भाग्यवान, मैं यहाँ कोई मुफ्त की रोटियां तोड़ने नहीं आता। मैं तो अपने गजेंद्र भाई को शानदार बिजनेस आइडिया देने आता हूँ। मेरा दिमाग कोई मामूली दिमाग नहीं है। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे आइडिया सुनकर तो रास्ते पर चलती हुई चींटी भी रास्ता भटक कर गड्ढे में गिर जाए। अपने बकवास आइडियाज अपने पास ही रखा करो। तभी गांव के मुखिया दीनानाथ जी वहाँ आते हैं। क्या बात है गजेंद्र, सब तैयार है या नहीं? मेरे लिए 1 प्लेट देसी मुर्गे का रसा लगा, और वो तीसरे पेड़ के छेद वाली मेरी टेबल कुर्सी पोंछकर साफ रखी है ना? अरे दीनानाथ जी, वो सीट तो खास आपके लिए ही रखी है। उस पेड़ के अंदर की टेबल एकदम शीशे की तरह चमक रही है। केले का पत्ता भी बिछा दिया है, आप आराम से जाकर बैठिए। दीनानाथ जी बड़े रौब से तीसरे पेड़ के छेद में लगी कुर्सी में बैठ जाते हैं। गजेंद्र ने गर्मा गर्म खाना परोसता है। अगले दिन दोपहर के समय गांव में एक खबर आग की तरह फैल जाती है। शहर से भगवान दास नाम का एक बहुत बड़ा और रईस बिजनेसमैन गांव में आया है। लल्लन हाफता हुआ दौड़कर केले के बागान में गजेंद्र के पास आता है। गजेंद्र, ओ गजेंद्र, गजब हो गया भाई, लुट गए हम। क्या हुआ भैया? पानी की मोटर खराब हो गई क्या? बागान का पानी रुक गया? अरे पानी को मार गोली,
यहाँ तो हमारी आंखों से पानी निकलने वाला है। शहर से भगवान दास नाम का एक बहुत बड़ा करोड़पति आ रहा है। उसे पता चला है कि तुम पर गांव के साहूकार का कर्ज है। वो लोग तुम्हारा ये पूरा केले का बागान खरीदने वाले हैं। इन चारों पेड़ों को काट कर यहाँ एक बहुत बड़ा कंक्रीट का रिजॉर्ट बनाने वाले हैं। गजेंद्र बहुत दुखी होकर अपने आंसू रोकते हुए कहता है, क्या मेरे केले के बागान को उजाड़ देंगे? इन पेड़ों को काट देंगे? लल्लन भैया, ये बागान मेरी जान है। मैंने अपना पसीना बहाकर इन पौधों को सींचा है। इन चारों पेड़ों के खोखले तनों ने ही तो मुझे मेरे ग्राहकों के लिए कुर्सी टेबल लगाने की जगह दी है। अगर ये वीआईपी सीट्स नहीं रही तो मेरा क्या होगा? ये खेती, ये ढाबा, यही तो मेरी जिंदगी है। मैं उन्हें अपनी जमीन नहीं बेचूंगा। तभी प्रेमवती वहां आती है। हिम्मत रखो गजेंद्र, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि गांव में कोई छोटी सी पक्की दुकान किराए पर ले लो, लेकिन तुम्हें तो इस मिट्टी, इन केले के पत्तों और इन पेड़ों से कुछ ज्यादा ही मोह है। अगर कर्ज वालों ने ज्यादा दबाव डाला तो शायद जमीन भी बेचनी पड़े। अरे रोना धोना बंद करो, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। वो शहर वाला बाबू जैसे ही यहाँ आएगा, हम उसे अपने गजेंद्र के हाथ का जादू चखाएंगे। इसका खाना खाकर तो बड़े बड़े साधु भी अपना संयम खो बैठते हैं। अगर उसे इस बागान का माहौल और खाना पसंद आ गया तो शायद वो इसे उजाड़ने का इरादा बदल दे। भैया, वो शहर के बड़े बड़े महलों में रहने वाले लोग हैं। पता नहीं क्या क्या विदेशी खाना खाते होंगे। मेरी इस मिट्टी के चूल्हे पर बनी देसी सब्जी उन्हें कहाँ पसंद आएगी? कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है गजेंद्र। तुम्हारे हाथों में अन्नपूर्णा का वास है। ऊपर वाले का नाम लो और जब वो आए तो अपना सबसे बेहतरीन खाना बनाना। बाकी जो होगा वो मैं संभाल लूंगी। शाम का वक्त एक बहुत बड़ी और महंगी कार केले के बागान के बाहर आकर रुकती है। उसमें से भगवान दास नीचे उतरते हैं। वो अपने चारों तरफ की मिट्टी, उस बागान और उन 4 पेड़ों के छेदों में लगी कुर्सियों को देखकर बहुत अजीब सा और नफरत भरा मुंह बनाते हैं। ये क्या बकवास है? ये केले का बागान कितना गंदा और अस्त व्यस्त है, और ये गांव वाले क्या पागल हैं? पेड़ों के छेदों में टेबल लगाकर खाना खा रहे हैं। कल ही शहर से मशीनें मंगवाओ और इस पूरे बागान को उखाड़ कर समतल कर दो। सबसे पहले इन चारों पेड़ों को कटवाओ। यहाँ एक 5 स्टार रिजॉर्ट का नक्शा तैयार करो। ये सुनकर गजेंद्र का दिल बैठ गया था। लल्लन और प्रेमवती ने एक दूसरे का चेहरा देखा। लल्लन डरते डरते दबी आवाज में भगवान दास के पास जाकर बोला, साहब जी नमस्कार। आपका हमारे गरीब गांव में आना हमारा सौभाग्य है, लेकिन आप इतनी दूर से आए हैं। अगर हमारे गजेंद्र के हाथ का स्पेशल चिकन खाए बिना चले गए तो आपका यहाँ आना बेकार हो जाएगा साहब। कौन है बे तू? मैं कोई सड़क किनारे धूल मिट्टी से भरे ढाबों में खाने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरा स्टैंडर्ड बहुत हाई है। सेठ भगवान दास जी, आप होंगे अपने शहर के करोड़पति, लेकिन ये कोई मामूली ढाबा नहीं है। ये हमारे सुंदरपुर की ट्री ट्रंक ढाबा है। आप बस एक बार हमारे गजेंद्र के हाथ का स्वाद चखकर देखिए। अगर आपको मजा ना आए तो आपसे पहले हम खुद कुल्हाड़ी लाकर इन पेड़ों को काट देंगे। ये मेरी चुनौती है आपको। गजेंद्र डर के मारे आंखें फाड़कर प्रेमवती को देखता है, लेकिन प्रेमवती उसे हौसला देने के लिए आंख मारती है। गांव वालों में इतना गुरूर? लाओ देखते हैं तुम्हारा ये खाना। लेकिन मैं तुम्हारे इन अजीबोगरीब पेड़ों के छेदों में लगी कुर्सियों पर बिल्कुल नहीं बैठूंगा। गजेंद्र जल्दी से भागकर एक साफ चटाई लाता है और जमीन पर बिछा देता है। साहब, आप यहीं बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। फिर वो बहुत ही लगन से कम मसाले लेकिन बेहतरीन खुशबू के साथ अपना स्पेशल देसी मुर्गा बनाता है और ताजे केले के पत्तों पर परोसता है। भगवान दास बहुत नखरे दिखाते हुए एक छोटा सा टुकड़ा मुंह में रखता है और अचानक चबाना बंद कर देता है। उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। अगली सुबह भगवान दास की कार फिर से बागान के पास आकर रुकती है। गजेंद्र अपना बर्तन समेट रहा है। वो अंदर तक कांप रहा है कि पता नहीं आज उसका बागान कहाँ से उजड़ना शुरू होगा। लल्लन और प्रेमवती भी उदास खड़े हैं। भगवान दास कार से उतरते ही कहते हैं, गजेंद्र, कल रात का तुम्हारा वो खाना। गजेंद्र हाथ जोड़कर, मुझे माफ कर दीजिए साहब, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या मसाले ज्यादा तेज थे? गलती? बाबू गजेंद्र, मैंने शहर और विदेशों के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खाना खाया है, लेकिन आज तक किसी भी खाने में मुझे इतनी जान, इतना प्यार नहीं मिला। उस केले के पत्ते पर परोसे गए उस स्वाद में एक अजीब सी सच्चाई और अपनापन था। लल्लन खुशी से उछल पड़ता है।
सच में साहब? तो फिर हमारे केले के बागान का क्या होगा? आप इसे कटवाएंगे तो नहीं? इस बागान को उजाड़ना? क्या मैं कोई बेवकूफ हूँ? ये हरियाली, ये मिट्टी, ये पेड़, यही तो तुम्हारे खाने की असली जान है। मैंने अपना फैसला बदल दिया है। मैं यहाँ कोई रिजॉर्ट नहीं बनाऊंगा। तुम्हारे सिर पर जितना भी कर्ज है वो सब मैं चुका दूंगा, और उसके बदले मैं शहर में एक बहुत बड़ा मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। तुम वहाँ के हेड शेफ बनोगे। मैं तुम्हें रहने के लिए एसी कमरा दूंगा और महीनों का लाखों वेतन दूंगा। मेरे साथ शहर चलो। गजेंद्र, लल्लन और प्रेमवती तीनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। इतनी बड़ी पेशकश की तो किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। अरे गजेंद्र, तेरी तो लॉटरी लग गई भाई। सारा कर्ज भी खत्म और लाखों की नौकरी। अब क्या सोच रहा है? हाँ बोल दे। गजेंद्र वो भगवान दास के सामने हाथ जोड़ लेता है। सेठ भगवान दास जी, आप मेरा कर्ज चुका रहे हैं, इसके लिए मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। लेकिन मैं शहर नहीं आ सकता साहब। क्यों नहीं आ सकते? क्या पैसे कम लग रहे हैं? मैं और बढ़ा दूंगा। बाबूजी, ये बात पैसों की नहीं है। मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरी आत्मा, मेरी सांसें इस मिट्टी में, इस केले के बागान में बसती हैं। शहर के उन बड़े बड़े स्टील के बर्तनों में पकाने पर मेरे हाथों से वो स्वाद कभी नहीं आएगा साहब। मेरा ये मिट्टी का चूल्हा, ये लकड़ियों का धुआं और मेरे ग्राहकों के बैठने के लिए इन चारों पेड़ों के तनों में बनी ये जगह, यही मेरी असली दौलत है। एसी कमरे में तो मेरा दम घुट जाएगा साहब। अपने हाथों से खेत में पसीना बहाना और फिर अपने बागान में आने वालों को प्यार से खाना खिलाना, इसी में मेरी जिंदगी का असली सुख है। मुझे यही मेरी मिट्टी के पास छोड़ दीजिए। मुझे मेरा बागान और मेरी वीआईपी सीट्स ही प्यारी हैं। भगवान दास गजेंद्र की बातें सुनकर स्तब्ध रह जाता है। इस मतलबी और पैसों के पीछे भागने वाली दुनिया में एक ऐसा इंसान देखकर जो पैसों से ज्यादा अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपने काम से प्यार करता है, सेठ का दिल पसीज जाता है। तुम्हारे जैसे ईमानदार और अपनी जड़ों से जुड़े इंसान आज भी जिंदा है। शायद इसीलिए ये दुनिया आज भी बची हुई है गजेंद्र। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को पैसों से ज्यादा सुकून और हरियाली को चुनते देखा है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा सारा कर्ज मैं अपनी जेब से चुकाऊंगा। ये बागान यहीं रहेगा और तुम्हारा ये ढाबा भी यहीं रहेगा। और हाँ, अब से मुझे जब भी असली सुकून और शांति की तलाश होगी, मैं सीधा तुम्हारे पास ही आऊंगा। भगवान दास मुस्कुराते हुए एक अजीब सी संतुष्टि के साथ अपनी कार में बैठकर चला जाता है। कमाल कर दिया गजेंद्र, आज तुमने एक बहुत बड़ा सच साबित कर दिया। असली खुशी नोटों की गड्डियों में नहीं होती, बल्कि अपनी मिट्टी से जुड़े रहने में और अपना मनपसंद काम करके चैन की नींद सोने में होती है। अब बिल्कुल सही कहा प्रेमवती। बहुत भारी डायलॉग मारा तूने आज। और अब इस खुशी के मौके पर गजेंद्र भाई, मेरे लिए एक प्लेट गर्मा गर्म मटन लेकर आ। आज ये लल्लन बाबू जमीन पर नहीं बैठेगा। आज मैं पूरी शान से जाकर पहले पेड़ के छेद वाली वीआईपी कुर्सी पर ही बैठूंगा। बिल्कुल लल्लन भाई, आप सबका प्यार और आशीर्वाद रहा तो हमारी ये खेती और हमारा ये ट्री ट्रंक ढाबा हमेशा ऐसे ही आबाद रहेंगे। सभी लोग हंसते हैं। गजेंद्र वापस अपनी मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने लगता है। तो देखा, सच्ची खुशी और जीवन की संतुष्टि को केवल पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। हमारी मातृभूमि से लगाव, हमारे काम के प्रति सम्मान और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में ही इंसान को जीवन की असली और स्थायी शांति मिलती है।